हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में आता है, डिसिप्लिन के कोर्स में आता है, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड कवर करेंगे और यूनिट सेकंड का ये पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है, सेकेंड यूनिट पर ही सेकेंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुकी है, तो आप जा कर के वो वीडियो देखो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो, और उसके बाद आप ये पार्ट सेकेंड देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पार्ट थर्ड देखनी है, जिस और 1, 2, 3 इन तीनों ही पार्ट में आपका सेकेंड यूनिट भी कवर हो जाएगा। और यूनिट 1 भी आपकी ऑलरेडी कवर करवाई जा चुकी है। ठीक है, तो आप वो भी देख लो। और हिस्ट्री का भी आपका सिलेबस साथ के साथ हो रहा है, तो आप वो भी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हो। तो ये जो यूनिट सेकंड है, इसका नाम है तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति या शासन। यूनिट 1 जो था उसमें हमने तुलनात्मक राजनीति बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, क्यों ये शब्द एक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, दो देशों के बीच तुलनात्मक राजनीति कैसे की जाती है, किन तत्वों के थ्रू ये पहचानी जाती है, इस तरीके से। और यूनिट सेकंड में हम तुलनात्मक शासन को ही देखेंगे, वो भी लोकतांत्रिक और सत्तावादी रूप देखते हैं। तुलनात्मक शासन का हम लोकतांत्रिक और सत्तावादी रूप हम कहाँ देखेंगे, यूनिट सेकंड में। ये बहुत अच्छे से हमने पार्ट 1 में भी देखा था। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो हमारे, तो आपको ये अच्छे से पता होगा, है ना। और अगर मैं आपको सिर्फ 2 शब्दों में लोकतांत्रिक और सत्तावादी को मैं एक्सप्लेन करूं, तो सिर्फ 2 शब्दों में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक जो शासन होता है वो अच्छा शासन होता है, जहाँ पर नागरिकों को उनको मूल अधिकार और मौलिक अधिकार वगैरह सब कुछ प्राप्त होते हैं। वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ। बट सत्तावादी जो शासन होता है, इसी के कंपैरिजन सत्तावादी जो शासन होता है बहुत ही बुरा शासन होता है, कुशासन होता है। ठीक है, कुशासन का मतलब बहुत ही बुरा शासन होता है, निरंकुश होता है पूरी तरीके से, ये निरंकुश, जिसको तानाशाही भी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 शब्दों में था लोकतांत्रिक और सत्तावादी। अब देखेंगे कि लोकतंत्र और सत्तावादी की तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किस तरीके से तुलना की जाती है। ठीक है, ये आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। बेसिकली हमने इतना देख लिया। अब थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स में हम कहाँ तक पहुँचे थे। यह आप लोग का इंडेक्स था, जिसमें मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। पार्ट 1 में हमने अच्छे से समझा सत्तावादी और लोकतंत्र क्या होता है। अभी भी मैंने आपको 2 शब्दों में बहुत अच्छे से बताया। पार्ट 1 में हमने राजनीतिक प्रणाली समझी और शासन का अर्थ समझा था, है ना। राजनीतिक प्रणाली क्या होती है, किस किस तरीके से ये अपनाई जाती है, और उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों को भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण का आधार, राजनीतिक क्षेत्र और शासन के प्रकार। ठीक है, ये 3 जो टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उसके अलावा यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर लो। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये पिछले 2-3 साल के पेपर से उठा करके लिया है, जो कि यहाँ से हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सर्वसत्तावादी से आप क्या समझते हैं, और सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे अलग है, उदाहरण सहित इसका विवेचना करना है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है सीधा, और हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये। अब हम देख लेते हैं थोड़ा शासन वर्गीकरण का आधार। शासन वर्गीकरण, शासन क्या होता है ये आप लोगों को पता है ना। किसी भी देश में किसी नेता द्वारा किया गया शासन आम जनता पर, ठीक है, वो उसका शासन कहलाता है, उसका शासन काल भी कहलाता है। उसी तरीके से अब शासन को कई भागों में बांटा गया है। बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या कह रहा है ये, शासन की प्रकृति हम कई रूपों में देखी जा सकती है, कई रूपों में हो सकती है। लोकतांत्रिक शासन हो सकता है, संसदीय शासन हो सकता है, तानाशाही शासन हो सकता है, ठीक है, अभिजात शासन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग रूपों में अलग अलग शासन व्यवस्था देखी जाती है। शासन को बेसिकली 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब देखो 2 चरण कौन से हैं, यहाँ से देखो आप। शासितों की संख्या, शासित क्या होते हैं, शासित वो होता है जो शासन कर रहा है। जैसे मान लो ये एक देश है, एक जगह है, ठीक है, एक देश है, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, खूब सारे लोग रहते हैं। ठीक, इन सभी लोगों को चलाने के लिए इनके बीच में एक लीडर खड़ा हुआ, ये क्या है, तो ये शासित, ये जो है वो शासन कर रहा है। जो लीडर उन्होंने खड़ा किया है वो शासन कर रहा है। अब जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है वो क्या कहलाएंगे, शासित कहलाएंगे। ठीक, तो शासन के 2 चर होते हैं कि शासितों की संख्या कैसी है, कितने लोगों के ऊपर वो शासन कर रहा है, जो शासक बना है। शासन और शासक शब्द में अंतर है, ध्यान से आप शब्दों को समझो।
और उसके अलावा जो शासितों की शासन व्यवस्था यानी कि जो शासन कर रहा है वो शासितों के ऊपर किस तरीके की व्यवस्था अपना रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत है, ठीक है, ये मान लो ये भारत है, एग्जाम्पल के लिए भारत के अंदर बहुत सारे देश है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब भारत के अंदर जो लीडर है वो भारत के प्रधानमंत्री, आदेशात्मक है यहाँ पर, सॉरी आदेशात्मक व्यवस्था है यहाँ पर, प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री जो है वो आपका शासक है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है, जो आमजन जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है वो क्या है, शासित है। अब प्रधानमंत्री किन व्यवस्था के थ्रू हमारे ऊपर शासन कह रहा है वो क्या कहलाएगा, शासितों की शासन व्यवस्था, ठीक है। तो ये इन दोनों शब्दों को आप समझ गए होंगे कि शासितों की संख्या क्या है और शासितों की व्यवस्था क्या है, जो लीडर है उनकी व्यवस्था। और ये अब थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं हम। शासन का जो दूसरा मानदंड है, दूसरा मानदंड कौन सा, शासितों की शासन व्यवस्था वाला, कि वो किस तरीके से शासन व्यवस्था जो है अपना रहा है शासितों के लिए, आमजन के लिए। शासन के दूसरे मानदंड के आधार पर ही शक्ति का वर्गीकरण छुपा होता है, यानी कि जिस तरीके की व्यवस्था अपनाई जाती है किसी भी देश में, उसी के हिसाब से वहाँ की शक्ति, वहाँ का पावर जो होता है डिवाइड होता है। यह मानदंड राजनीतिक संस्थानों में हो सकता है। केंद्र और इकाइयों, केंद्र यानी केंद्र सरकार और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध और प्रकृति को कौन निर्धारित करता है, दूसरा मानदंड निर्धारित करता है। राज्य के एकात्मक और संघ का व सरकार का संसदीय व आदेशात्मक रूप भी प्रकट करता है। कौन करता है, दूसरा मानदंड, ठीक है, दूसरा मापदंड ये सब कुछ प्रकट करता है। अब देखो, अगर एक राज्य संघीय है, कि कोई भी संघीय देश है, संघीय देश है, तो संघीय देश का मतलब है कई सारे संघ उसके अंदर, यानी विकेंद्रीकरण पर वहाँ पर जोर दिया गया है, कोई केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है, कई सारे केंद्र। तो इसकी कई विशेषता होती है। संघीय सरकार में हमेशा लिखित संविधान को प्राथमिकता दी जाती है। जो भी चीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में होगा वो लिखित रूप में होगा। उनकी जो न्यायपालिका होता है, जस्टिस जुडिमेंटल होता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। कानूनों जो भी उनके सबूत वगैरह मिलते हैं उनके आधार पर लोगों को न्याय देती है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन और कार्यों का विभाजन होता है। ये सब क्या है, संघीय शासन की विशेषता है। और एक इस तीनों ही विशेषताओं को भारत में देखा गया है। यानी भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब यहाँ देखो, ये हमने पहले संसदीय व्यवस्था पढ़ी और शासन के दो प्रकार पढ़े। अब देखो, शासन का जो राजनीतिक शक्ति में शासन का जो वर्गीकरण है कुछ इस प्रकार से किया गया है कि शासन किस किस तरीके से होते हैं। ये देखो यहाँ पर कितना आराम से टेबल बनाइए। शासन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ये शक्ति के अनुसार बताएं, पावर के हिसाब से शक्ति कई तरीके के शासन देखे जा सकते हैं। एक अधिनायकवादी होता है। अधिनायकवादी क्या होता है, अधिनायकवादी होता है आपका, ये जो अधिनायकवादी को समझने से पहले हम देखते हैं शासन के प्रकार में शक्ति अनुसार है, ठीक है। हम शक्ति अनुसार, ये शक्ति अनुसार है, हम पहले समझेंगे शासितों के अनुसार किस तरीके से शक्ति विभाजन जो है वो की जाती है। ये देखो आप, ये जो है शासन की प्रकृति है, ये शासितों के अनुसार है, ठीक, जो जनता है उनके अनुसार किस किस तरीके से शासन जो है उपस्थित होता है। राजशाही के रूप में शासन व्यवस्था देखी जा सकती है आपकी, राजशाही यानी कि राजा का शासन, ठीक है। राजशाही रूप में आपकी शासन व्यवस्था देखी जाती है जहाँ पर राजा का शासन होता है, यहाँ पर राजा ही प्रमुख होता है, जो राजतंत्र भी कहलाता है। तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाई जाती है। तानाशाही में क्या होता है, एक पार्टी होती है, पार्टी के पास पूरी शक्ति होती है, यानी कि सारी की सारी शक्ति किसके पास है, पार्टी के पास। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लो आप, चीन में क्या है, एक पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी के अलावा कोई सत्ता में है ही नहीं, यानी कि अगर जिन लोगों को पसंद है वो तो उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में, उनको भी उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फिर शक्ति के लिए दूसरी और कोई राजनीतिक रूप में और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तीसरा, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र ये भी एक शासन व्यवस्था होती है, ये भी एक शासितों के अनुसार शासन की प्रकृति होती है। कुलीन तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक जगह है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं कई सारे, इसके अंदर कई सारे लोग होते हैं, इनमें से कोई एक लीडर खड़ा हो जाएगा और उस लीडर के हाथ में सारी की सारी शक्तियाँ होंगी। यानी सत्ता का जो हाथ होता है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है। ये क्या होता है, कुलीन तंत्र, ये इतिहास में देखा जा चुका है। उसके अलावा अभिजात क्या होते हैं, ये एक वर्ग होता है, ठीक है, ये एक समूह होता है और वो समूह मिल करके लोगों पर शासन करता है। समूह
यानी कि कई सारे लोगों का ये समूह होता है। उसके अलावा एक शासन होता है लोकतंत्र, जो आज के टाइम पर देशों में देखी जा रही है। लोकतंत्र जहाँ पर लोगों का शासन होता है। ये मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम वहाँ पर बता देंगे। यहाँ पे बेसिकली हमने जो बताया है वो आपको इस तरीके से बताया कि आप सिर्फ आइडिया ले लो कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन चैप्टर में से। इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आप टॉपिक वाइज हर एक चीज़ का जो है आइडिया ले सकते हो। तो ये जो हमने शासन की प्रकृति समझी वो समझी थी शासितों के अनुसार, ठीक। अब हम समझेंगे शक्ति के अनुसार, क्योंकि शासन के कितने रूप थे, 2 थे, शासितों के अनुसार और शक्ति के अनुसार, ठीक है, ये थे। अब हम देखते हैं शक्ति के अनुसार कितने कितने जो है शासन के प्रकार देखे जाते हैं। एक तो होता है आपका अधिनायकवादी। अधिनायकवादी क्या होती है? अधिनायकवादी जो है वो वाद होता है जिसके अंदर सारी की सारी शक्ति जो होती है वो एक ही इंसान के अंदर, एक ही पार्टी के अंदर होती है। जैसे चीन, निरंकुश, हिटलर का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया निरंकुश। हिटलर क्या था? एक निरंकुश राजा था, ठीक है, जर्मन में बहुत ज़्यादा निरंकुश था ये। सत्तावाद, सत्तावाद क्या कहता है? सत्ता जब पार्टी होती है, यानी कि सत्ता जो होता है अपने हाथ में रखता है, वो किसी को देता ही नहीं है। संवैधानिक, जहाँ पर संविधान का जो है जहाँ पर संविधान उपस्थित होता है, जैसे अमेरिका वगैरह का एग्जाम्पल ले लो आप। लोकतंत्र हो गया, जहाँ पर लोगों का शासन हो गया। लोकतंत्र देखो दोनों में ही समान है, और आज के टाइम पे लोकतांत्रिक व्यवस्था कई देशों में देखी भी गई है। तो ये था आप लोगों का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, मतलब अभी तक इस चैप्टर में दोनों ही पार्ट्स मिला करके हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। राजनीतिक प्रणाली और शासन का अर्थ, राजनीतिक क्षेत्र का भी विस्तार समझा। राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार कैसे होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र को 2 चर होते हैं वो कौन से, फिर उनके वर्गीकरण का आधार पढ़ा 2, फिर शासन के प्रकार समझे, शासितों के अनुसार भी समझा हमने, ठीक है, और शासन की प्रकृति में शक्ति के अनुसार भी, शासितों के अनुसार भी और शक्ति के अनुसार भी हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, ये हमने अच्छे से समझा। अधिनायकवादी और लोकतंत्र शासन की प्रकृति, ये अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 जा करके देखो आप फटाफट। पार्ट 3 में हम अधिनायकवादी समझेंगे और लोकतंत्र शासन, इन दोनों के बीच में अंतर समझेंगे। फिर सत्तावाद और लोकतांत्रिक भी पढ़ेंगे और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, ठीक है। पार्ट 3 जा करके देखो, उस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी डिसिप्लिन वगैरह कोई सब्जेक्ट है तो आप हमें कमेंट करके बताओ।